वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 2020 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपको कवर करवा रही थी क्लास 6 की साइंस, जिसमें मैंने आपसे 13 लेसन तक बिल्कुल डिस्कस कर लिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज बारी है गाइज लेसन नंबर 14 की। आप टाइटल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जल। आज आपको जल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि जल का हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे जल चक्र होता है और बहुत कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया गया है कि जल के कौन कौन से कार्य हैं। तो आपको ये अपनी डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना। ये सब के सब कौन से किसके कार्य हैं? ये जल के हैं। जल के बिना हम अपने जो ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अब ये पुटअप हो रहा है कि हमें जो जल अगर नहीं हमें मिलेगा तो हमारा क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन यही पुटअप होगा कि जल के आपको उपयोग बता दिए और अगर अब ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसमें हमने जो है अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हम जल का उपयोग करते हैं, तो इसमें क्रियाकलाप बताए गए हैं कि पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ़ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ़ करने में, कोई भी अन्य काम हो, तो इन सब में कितनी कितनी जो मात्रा जल की यूज़ होती है, तो ये हमें बताना है। तो ये सब जो क्रियाकलाप हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही जानना है जो सीटेट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जल के उपयोग कौन कौन से हैं। तो चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। और इसमें जैसे कि क्रियाकलाप ये आपको मैंने बता ही दिया है कि नोटबुक पे बनाना है और वर्ष में कितने जल की हमें ज़रूरत पड़ती है, मात्रा कितनी हम जो यूज़ करते हैं, कितने परिवार के सदस्य हैं, कितनी मात्रा यूज़ करते हैं। तो ये सब कार्य इस क्रियाकलाप में हमें करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब ये है कि गांव या शहर में अब कितने लोग रहते हैं, अब ये बताना है, और शहर और गांव में एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि दोनों ही बराबर जो है संख्या रहेगी इस चीज़ की। ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में ज़्यादा जो जल की ज़रूरत पड़ती है और शहर में कम होती है, शहर में ज़्यादा है या गांव में कम है। तो ये क्रियाकलाप के दौरान ही आपको पता लगेगा। अब इन्होंने आगे कहा है कि अगर आपको बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसमें आपको जल का उपयोग बताना है तो वो आप बता सकते हैं। अब गाइज, इसमें जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि जल का उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में तो करते ही हैं, लेकिन जो चीज़ें हम खाते हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? तो वो जल के द्वारा ही होता है। जैसे मान लीजिए हमने गेहूं खाना है, चावल, दालें, सब्जियां, बहुत सी खाने की चीज़ों जो वस्तुएं होती हैं जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम कपड़ा बुनने में करते हैं, वो हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इनको उगाने के लिए जल की ज़रूरत नहीं होती है? गाइस, बिल्कुल होती है। अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे जो है उत्पादन होगा, कैसे हम तक पहुँचेगा? तो जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं होता, बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। आपके लिए अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ जो है राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो सवाल उत्पन्न होता है वो ये है कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो गाइस, जो हमें जल प्राप्त होता है वो नदियों से होता है, झरनों से होता है, तालाबों से होता है, और कुछ आपको ये नलकूप भी बता देंगे और हैंडपम्प भी बता देंगे और कुएँ भी बता देंगे। तो इन तरीक़ों से हमें जल प्राप्त होता है। अब फिर क्वेश्चन होता है, जो हम अपने घर में टोंटियाँ होती हैं तो हम इनसे जो है जल प्राप्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इनमें जल कहाँ से आता है? प्राप्त तो हमें हो गया, लेकिन आता कहाँ से है? जो हम प्राप्त करते हैं वह टोंटियों में जितना भी जल आता है वो जल किसी भी झील से आता है, नदी से आता है या किसी कुएं से भी प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। और स्रोत आपको अब गाइज याद रखने हैं कि 4 स्रोत जो है एनसीईआरटी में बताए गए हैं: तालाब, झील, नदी और कुएं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि तालाबों, नदियों और झीलों और कुओं को भरने के लिए अब जल कहाँ से आता है। तो अभी इस क्वेश्चन का हम जवाब ढूंढते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब हमने ये तो जाने कि कहाँ से प्राप्त करते हैं, अब उनमें जल कहाँ से आता है तो ये अब हम जानेंगे। इसमें एक मेन पॉइंट है गाइस जो आपको याद रखना है, वो ये है कि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है और इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। ये आप प्लीज़ जो राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिसके कारण जो है जल खारा होता है। इसीलिए वो हमारे पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, या कोई भी हम घरेलू काम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं,
तो ये वाला जो पानी है, ये पानी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत से लवण होते हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खारा होता है। अब जो मेन पॉइंट आपके लिए अब आ रहा है कि फिर भी महासागर हमारे लिए उपयोगी है, कैसे है कि आखिरकार जो जल हम प्रयोग करते हैं वह खारा क्यों नहीं होता है। समझ आ रही है? जैसे महासागर और समुद्र का पानी जो होता है वो तो खारा होता है, लेकिन जो जल हम उपयोग करते हैं वो खारा नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो सब कुछ होता है ना, वो जल आपूर्ति होती है, वो महासागरों पर ही निर्भर करती है। क्वेश्चन पुट अप किया गया है, लेकिन इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों, कुओं में से कैसे पहुँचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं। यानी आप समझ पा रहे हैं, जो महासागरों का जल होता है वही हमारे स्रोतों तक पहुँचता है, पर वो कैसे पहुँचता है, वो कैसे उसकी प्रक्रिया होता है, वो अब आपको आगे पता लगेगा। इसी कारण जो है इनका जो जल होता है वो बिल्कुल भी खारा नहीं होता है। तो अब इसके लिए हमें जल चक्र समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको अच्छे से समझ लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है सीटेट में पूछा जा सकता है। जल के विलुप्त होने की जो युक्ति है वो कैसे है कि अगर फर्श पर फैला हुआ कुछ जल है वो सूख जाएगा, गीले कपड़े हैं वो भी सूख जाते हैं थोड़ी टाइम बाद, वर्षा के बाद गीली सड़कें होती हैं, छतें होती हैं, वो उनसे भी जो है जल बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। ये जल कहाँ चला जाता है? अब क्वेश्चन ये पुट अप हो रहा है। आपने जो है अध्याय 5 और का क्रियाकलाप 6 याद है, लेसन नंबर 5 का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या था कि जल को जब गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था, ठीक है, जल को हमने गर्म किया था और नमक घुला हुआ था, तो क्या हुआ था, जल वाष्पित हो गया था, वो उड़ चुका था, और जो नमक था ना गाइस वो शेष रह गया था। गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हमें इसमें ये अब जो है मेन पॉइंट है, आप राइट डाउन कर लीजिए। जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का क्या बन जाती है, एक भाग बन जाती है, जिसको हम प्राय देख नहीं सकते। हमने यह भी पाया कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना भी अनिवार्य है। तो 4 पॉइंट है गाइस ये जो आपको याद रखने हैं। और हमने ये देखा कि खेतों, सड़कों, छतों और अन्य जमीनी क्षेत्रों में भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो लेसन नंबर 5 में हमने ये उल्लेख किया था कि महासागरों का जो खारा जल होता है वो क्या करता है, गहरे गड्ढों में छूट जाता है। महासागरों का जो खारा जल होता है ना वो गहरे गड्ढों में छूट जाता है और वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें लवण होता है। हमने अभी पढ़ा था ना कि उसमें लवण होता है, वो जल खारा होता है, तो इसीलिए वो नमक के ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, अब इसका हमने पता लगाना है। अब उसमें ऊष्मा तो होगी ना, उसमें ऊष्मा की भी ज़रूरत पड़ेगी, हीट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से आती, तो वो हम पता करेंगे। एक ऐसी प्लेट लेनी है, एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में, दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखना है। अब इन दोनों प्लेटों को बराबर मात्रा में जल भरना है। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। जल को हमें इधर उधर नहीं छलकाना, प्रत्येक 15 मिनट बाद दोनों प्लेटों का हमको देखना है। इसमें देखना है कि जो जल है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। किसी प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है, तो हमने ये भी देखना है कि इसका पहले होगा। जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन सभी का जल जो है निरंतर जो है वाष्प में परिवर्तित होता है। अब आपके लिए ये मेन पॉइंट है, प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। तथापि जल में घुले लवण जो हैं शेष रह जाते हैं। ठीक है, जैसे ही सूर्य की किरणें इन सभी पर पड़ती है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जितने भी उस जल में घुले जो लवण है वो क्या नीचे रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसमें कम समय लगता है। इसमें हमने छाया में रखा तो अधिक समय लगा। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती? हाँ, ऐसा इसलिए होता क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन कर लीजिए। दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इसमें वायु करती है, उसमें सीधा सूर्य का प्रकाश करता है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की जो है क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प जो है निरंतर मिलती रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सब आपने याद करने और
प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में हम जो वाष्पन जो है बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन कर लीजिए। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। और क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का कोई और अन्य प्रक्रम भी है? तो अब हम वो पढ़ेंगे। पौधे द्वारा जल की क्षति। हमने 7 में पढ़ा था, अध्याय 7 में, कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। ये आपके लिए 3 पॉइंट हो गए पौधे से जुड़े हुए। पौधे इस जल का जो शेष भाग है वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वो क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेषण किया था? वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। कैसे वो करता है? जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रम द्वारा। तो ये एक जो है मेन पॉइंट है, ये भी जो है याद रख लीजिए। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, ये हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गाइज ये है कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, जल से हमने आधा भरा गिलास लेना है। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछना है। जल में कुछ बर्फ़ डालनी है। 1 या 2 मिनट बाद हमने प्रतीक्षा करनी है। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों को हमने देखना है। गिलास के बाहरी स्तर पर जो जल की बूंदें हैं वो कहाँ से आती हैं? ठीक है, बर्फ़ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को क्या करती है? वो ठंडा कर देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन कर लीजिए। और जल वाष्प गिलास की एक सतह पर जो है संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बर्फ़ या जल के भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर प्रकट क्या है? जल की बूंदें, और ये क्या है? जल की कणिकाएं। तो आप देख पा रहे होंगे जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम जो ये प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है मेन पॉइंट शुरू हो चुके हैं। यह कैसे होता है? अब ये क्वेश्चन पुट अप होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की पृष्ठ से, ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी का पृष्ठ है और इससे हम ऊपर हुए तो क्या होगा कि जो ताप है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे वायु ऊपर उठ जाती है तो वो क्या हो जाता है? ठंडी हो जाती है। इसमें उपस्थित जलवाष्प जो होता है संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में हो जाता है और जिससे क्या होता है? जल कणिका में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आप इसको दोबारा समझिएगा, आपसे भी हो जाएगा। यही जो छोटी जल कणिकाएं होती है ना, जो नीचे छोटी छोटी जल की बूंदों में आती है, तो ये क्या होती है? वायु में तैरती रहती है और हमें बादलों के रूप में दिखती है। तो मेन पॉइंट आपका ये है, प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अपमाप की क्या जल की बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वह नीचे की ओर गिरने लग जाती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ क्रम में करेंगे तो आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझ आएगी। विशेष परिस्थितियों में हम ओले या हिम के रूप में भी हम ये गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले और हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। तो गाइज ये था आज का मेरा पार्ट 1। हम आज सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज़ जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इसमें हर जो लाइंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए। आप सोच रहे होंगे कि आज हैंड रिटन नोट्स नहीं हैं, तो जो नए व्यूवर हैं उनको मैं बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स पिछली जो है वीडियोस में रही हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है हमारे लिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।